नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेंदे नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गयी। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 977-9851316807 और 977-9709107500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, 0086185142849005। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनः निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है। हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि जाऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा। अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा। क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, 2 नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच 2 हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है। फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहाहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।